हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिक मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर होगा इसमें जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग ने ट्री को कवर कर लिया। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट पार्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थोड़ा बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड हम लोग रेज करेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक हमारा फर्स्ट होगा, हम लोग समझते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट जो समझने वाली बात है ना, वो समझते हैं कि ओरिजिन क्या होता है और एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ये समझते हैं कि ओरिजिन क्या होता है और एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ओरिजिन क्या है और एक्सिस क्या है। चलिए, तो अगर हम सबसे पहले अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन आपका क्या होता है? एनी फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस। एनी फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, अगर आपने स्पेस में कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया, कोई भी पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। लेट सपोज कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्पेस है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया, दैट इज द कोई पॉइंट डाल दिया आपने। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, स्पेस में कोई भी पॉइंट है वो हमारा क्या होगा? ओरिजिन होगा। कैसे इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। अभी पहले बात करते हैं ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन क्या है? एनी फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, जो कि पॉइंट फिक्स हो गई। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। अब एक्सिस क्या होता है? इस एक्सिस बोलिए या फिर एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? एनी फिक्स्ड एनी फिक्स्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी फिक्स डायरेक्शन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। वो क्या कहलाएगी? एक्सेस कहलाएगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक ओरिजिन आपको दिख रही है। अच्छा, इस ओरिजिन से हम एक ऐसा कोई एक डायरेक्शन दे देते हैं आपको। ठीक है, एनी फिक्स डायरेक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर दिया डायरेक्शन, हमारी क्या होगी? एक्सेस हो गई। अच्छा, अगर हम ऐसे इसको ड्रॉ कर दे तो आपको पता है कि ये भी एक्सेस हो गई। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए इस ओरिजिन से कोई फिक्स, तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? क्या आपको पता है कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं? क्या ये हमारा वाई एक्सिस है? और क्या इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं? ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ओरिजिन क्या होगा और एक्सिस क्या होगा। ठीक, अच्छा, अब ध्यान रहे कि अगर हम इस 3D में एज्यूम करते हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो इस ओरिजिन को हम बोल सकते हैं 0,0,0। ठीक है, 0,0,0 दैट इज ओरिजिन। क्यों? कि इस पॉइंट का इस स्पेस में क्या लोकेशन है? तो एक्स एक्सिस में 0 है, वाई में 0 है और जेड में भी क्या है? 0 है। तो मैंने क्या बोल दिया कि 0,0,0। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं? एक वैल्यू किसकी? एक्स एक्सिस की, अगला वैल्यू किसका? वाई एक्सिस का, और अगला वैल्यू किसका? जेड एक्सिस का। ठीक है, अगर 2D में लिखते हैं तो एक्स और वाई हो जाएगा केवल, अगर एक्स और वाई एक्सिस है। और अगर हमको इसको 3D में लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है? क्या लिखेंगे इसको? एक्स वाई एंड जेड, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अगर सोचिए इसको, अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, लेट सपोज कि अगर ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है, आप इजीली बता पाओगे। कुछ पार्ट एक्स का होगा, लेट सपोज x1, कुछ पार्ट y का होगा, y1। तो क्या इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि x1 y1 होगा? ठीक है, क्या इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि x1 y1 होगा? चलिए, ये तो पॉइंट हो गई किसकी? ओरिजिन की और एक्सिस की। सेकेंड नंबर पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज द पोजिशन ऑफ पॉइंट, जो कि अभी बताया गया आपको। पोजिशन ऑफ पॉइंट, कि अब उस एक्सिस पे या उस ओरिजिन के अकॉर्डिंग, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट का ठीक है, उस पॉइंट के पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे और उस पॉइंट का पोजीशन कैसे होगा, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? पोजीशन ऑफ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट में हम समझते हैं क्या है कि अगर हमारे पास हम एक एक्सिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये एक पॉइंट है इस एक्सिस पे। तो इसको हमने बोल दिया 0। ये 2D में तो 0,0 हो जाएगा। 0,0, क्या इसको हम ओरिजिन बोल सकते हैं?
ये कौन सा एक्सिस है एक्स, ये कौन सा एक्सिस है वाई। ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस एक्सिस में यहाँ एक कोई आप पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज द कोई पॉइंट आपका है। ठीक है। अब मान लेते हैं लेट्स से पॉइंट इज ए। ठीक, ये पॉइंट क्या है आपका ए है। तो इस पॉइंट का आप देखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। ठीक है। तो लेट सपोज कि ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा होगा, आई एम हाईलाइटिंग विद अदर कलर, क्या ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं कि x1 हो गया ये। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, तो इसको हम मान लेते हैं y1। कि ये पॉइंट ए जो है कुछ x1 डिस्टेंस पे दूर है एक्स एक्सिस से, और y1 डिस्टेंस दूर है किससे, वाई एक्सिस से। तो इसका हम जब पोजीशन लिखेंगे इस पॉइंट ए का, तो क्या लिखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट y1। तो क्या लिखेंगे इसको, x1 कॉमा y1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x1 कॉमा y1। अच्छा, आप ध्यान देंगे कि इस x1 को और y1 को हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक स्पेशल नेम से जानते हैं। इस x1 को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISS। ठीक है। अच्छा, अब y1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। आपको समझ में है कि x1 क्या है, एब्सिसा है। तो x1 देखिए ना क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है। ये एब्सिसा क्या होगा, कि पॉइंट का डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से। तो सिंपल आप देखिए कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना दूरी है वो आपका ऑर्डिनेट कहलाएगा, और वाई एक्सिस से कितना दूर पे हो क्या कहलाएगा, आपका एब्सिसा कहलाएगा। आई होप कितनी पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है। आई होप कितनी पॉइंट आपको क्लियर है। तो थर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज थर्ड वन। थर्ड वन दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब कितना डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करना है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर वो x1 y1 डिस्टेंस पे है तो उस x1 y1 डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस टोटल डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए इस चीज को समझते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को। सिनेरियो सेम है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये x और y हो गया। ठीक है। तो इसका नामकरण कर लिया जाए तो ये 0,0 ओरिजिन हो जाएगा इसका, ये आपको x एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है। लेट सपोज इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि दैट पॉइंट इज, चलिए, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पी पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं कोई पॉइंट क्यू है। तो पॉइंट पी क्यू हो गया। ठीक है। अब सोचिए ना कि जैसे आप पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं तो उस पॉइंट का आपको पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट पी है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से और कुछ ना डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से। सिमिलरली ये जो आपके पास पॉइंट क्यू है इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा किससे, एक्स एक्सिस से, और कुछ डिस्टेंस होगा किससे, वाई एक्सिस से। और इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है पी क्यू के बीच का। तो लेट सपोज कि इस P को हम बोलते हैं क्या, कि ये डिस्टेंस आपका x1 है और ये डिस्टेंस आपका y1 है, ये डिस्टेंस आपका x2 है और ये डिस्टेंस आपका y2 है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, y2 है। तो आप इस Q का क्या लिखेंगे, पोजीशन। तो ये लिख सकते हैं ना कि x2 कॉमा y2। और सिमिलरली आप इस P का क्या लिखेंगे, आप इस P का लिखेंगे x1 कॉमा y1। आई होप इतनी पॉइंट आपको क्लियर है। अच्छा, अब जैसे आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को मर्ज कर देते हैं पी क्यू, तो आपको इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या आपको इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, अगर हम यहां से इस पी क्यू को इस तरीके से मर्ज करते हैं तो क्या हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जी सर नो। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के इस वाले पार्ट को देखा जाए, इस राइट एंगल के इस वाले एरिया को देखा जाए, तो आप देखें इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को हम लिख सकते हैं डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसको आप लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन x।
और इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हैं y2 - y1 दैट इज चेंज इन y में कितने का डिफरेंस है, और ये वाला पार्ट x में कितने का डिफरेंस, दैट इज x2 - x1, और y2 - y1 दैट इज चेंज इन x और चेंज इन y। क्लियर है? अच्छा, अब इस आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, ठीक है, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, तो हम यहाँ से पाइथागोरस अगर लगाते इस वाले एंगल को एज्यूम कर लेते हैं हम, तो पाइथागोरस एज्यूम कर ले हम यहाँ से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पता है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है आपको? अच्छा, अब यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस तो हमको ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है डी। हाइपोटेनस किसके बराबर, डिस्टेंस डी हम जो फाइंड करना है हमें। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है, वी नो अबाउट। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो यहां से हम हाइपोटेनस को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। अब परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना है, चेंज इन वाई आपका पद दे रहा है परपेंडिकुलर, यहां से लिख सकते हैं क्या, कि चेंज इन वाई का स्क्वायर प्लस चेंज इन एक्स का स्क्वायर अंडर रूट। अब चेंज इन वाई कितना आपके पास, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट। क्या यही आपको डिस्टेंस दे रहा है डी? क्या यही आपको डिस्टेंस दे रहा है डी? तो क्या अगर हमें 2D में फाइंड करना हो तो क्या हम इजिली फाइंड कर सकते हैं इसको, आप इसको याद रख सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1 स्क्वायर। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर ले तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये 2D हो गया। अगर हमको इसको स्पेस में लिखना हो, अगर इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को हमको इन स्पेस लिखना हो, इन स्पेस इन द केस 3D के फॉर्म में, तो क्या आप इसको इन स्पेस लिख सकते हो, दैट डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? आई होप के पॉइंट क्लियर है कैसे लिखना डिस्टेंस फार्मूला। आपको ये फार्मूला याद भी होंगे, आपने इसको क्लास 10 में पढ़े भी होंगे। चलिए, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस आपका पॉइंट ए का दिया है 1, 2, 5, एंड आपको पॉइंट बी का डिस्टेंस दिया है 3, 4, 6। 3, 4, 6 आपसे बोला फाइंड करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मिलजुल के सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए, आपके पास एक पॉइंट ए है 1, 2, 5, एक पॉइंट आपके पास बी है 3, 4, 6। क्या फाइंड करना है आपको, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको तो ये दिया है कि ए का वैल्यू जो कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2, 5, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, y1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और z1 का वैल्यू कितना है, 5 है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बी को देखते हैं तो बी आपको दिया है 3, 4, 6, मतलब x2 के वैल्यू 3 है, y2 के वैल्यू 4 है, और z2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब आपको जब वैल्यू पता है तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे स्पेस में बात करें, 3D की बात कर रही है, तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू x2, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। x2 का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 4, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस z2 क्या है, 6, तो 6 - 5 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 + 1 दैट इज अंडर रूट 9 हो जाएगा। और अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है।
अब ध्यान रहे, अब आपको ये देखना है कि अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, बट ध्यान रहे, जब आप इसको रूट स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या इसका वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्म में आता है? क्या इसका वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्म में आता है? तो बेटर ये रहेगा कि आप इस वैल्यू को 9 का रूट को क्या लिख के आप +-3, क्या लिख के आप +-3। ठीक है। अच्छा, अब सोचते हैं कि सर +-3 लिखने का मतलब क्या है? दो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कौन सा? आपको दिख रहा होगा सर, दो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कौन सा? एक का +3, एक कौन सा -3? आपको तो ये बात पता है ना कि डिस्टेंस का भी निगेटिव होता नहीं, डिस्टेंस का भी निगेटिव होता नहीं, तो आप इस वाले को इग्नोर करें, इस वाले को इग्नोर करें, और आपका आंसर क्या होगा? +3। क्योंकि डिस्टेंस हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? +3 आएगा, +3 यूनिट। ठीक है, +3 यूनिट। क्योंकि हमें कोई यूनिट दी नहीं थी, हमने अपने आप से मान लिया कि हमारे पास कोई यूनिट होगा, मीटर हो, सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग ऐसे मिलेगा हमें। ठीक है, हम इसको क्यों इग्नोर किए -3 वाले को? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा क्या होगा? +3। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और इसको हम सॉल्व कैसे किया आपको ये बात भी पता लगा होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो दो पॉइंट होंगे, दैट इज -9 सेंटीमीटर कॉमा a सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट आपका -9 कॉमा a है, दूसरा आपका 3 कॉमा 3 है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 13 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है? इस a की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है कि a की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल देखा जाए कि अगर हम इसको a मान लेते हैं, फर्स्ट वाले को, तो a आपका क्या दिया हुआ? -9 सेंटीमीटर कॉमा a सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर कॉमा a सेंटीमीटर। तो ये तो आपका वैल्यू हो गया x1 का, और ये वैल्यू आपका किसका हो गया? y1 का। सिमिलरली अगर यहाँ हम इसको b मान लेते अदर वाले को, तो क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। तो क्या इसको हम मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं क्या? y2। क्लियर है? अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया आपको? डिस्टेंस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो क्या अब आप इजिली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज 3, माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया है? -9 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है आपके? 3, और y1 कितना दिया है? a, 3 - a का स्क्वायर अंडर रूट, और d की वैल्यू कितनी है? 13। क्लियर है? d की वैल्यू कितनी है? 13। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 13 = 3, ये माइनस माइनस +9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - a का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो 13 = 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिख दूं यहां से। ये समझ में आया आपको? ये 9 3 12, और 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 144 प्लस ये 3 - a का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, आप स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर आप कर देते हैं बोथ साइड्स, तो अब जैसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 144 प्लस 3 - a का होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 144 प्लस 3 - a का स्क्वायर। तो 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 - a का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 169 -14 25 हो जाएगा, 25 3 - a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं कि +-5 का होल स्क्वायर, 25 को आप लिख सकते हैं +-5 का होल स्क्वायर। देखिए मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ उसको, मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता था, बट मैं एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं। आपको जब इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस स्टेप को कट भी कर सकते हैं और इसको बहुत कम स्टेप पे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा?
अब यहाँ से 3 - a का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, +-15 इज इक्वल टू 3 - a। ठीक है। तो आप अब आपको यहाँ दो बार सॉल्व कर सकते हैं, एक बार +15 लेके सॉल्व करें और एक बार आप -15 लेके सॉल्व करें। जब आप एक बार +15 लेके सॉल्व करते हैं तो +15 इज इक्वल टू 3 - a, और एक बार आप -15 लेके सॉल्व करते हो तो 3 - a, तो यहाँ से प्लस का 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का a हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, -15 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 नहीं 5 दिया है ना, 15 नहीं 5 होगा यहाँ पर, ये वैल्यू को 5 करना है क्योंकि ये 5 था, दैट इज अ 5। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, माइनस का 5। ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लूँ, फिर माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक बार पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, +5 लेके सॉल्व करते हैं तो +5 3 - a, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -a। तो -a की वैल्यू कितनी, 2, तो a की वैल्यू -2 आ गई। एक बार ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। कितनी, -2 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ वैल्यू किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो ये ए की वैल्यू किस में होगी आपके पास, -2 सेंटीमीटर में। ठीक है। ये ए की वैल्यू किस में हो गया, -2 सेंटीमीटर। चलिए अगला हम क्या करते हैं, माइनस लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 इज इक्वल टू 3 - a, तो -5 - 3 इज इक्वल टू -a, तो -8 इज इक्वल टू -a, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गई, एक ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये ए की आपके पास पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आई आपके पास -2 सेंटीमीटर, और अगली वैल्यू कितनी आ गई, +8 सेंटीमीटर। दिस टू आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है। ये दोनों क्या है, ए की पॉसिबल वैल्यूज है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टेप सॉल्व कैसे करना है। आप बहुत स्टेप यहाँ से कट भी कर सकते हो। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि d² इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से इसको यूज करके बहुत इजीली शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं वही अप्रोच एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का है। आप थोड़ी बहुत स्टेप को अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोप के ऊपर। ठीक है। इसको आप अच्छे से समझेंगे, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्लोप के ऊपर। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है। अगर हम दो पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उसके बनने वाले स्लोप के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कि केस में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। ठीक है, ये आपका ओरिजिन क्या हो गई, 0, 0। अब हम यहाँ पर दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2। अब क्या बोला गया आपको कि इस दोनों पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग, इस दोनों पॉइंट की क्या, लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है। तो चलिए एक बार करते हैं ना कि इस पहले पॉइंट का नामकरण कर लेते हैं कि लेट सपोज ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। जब ये पॉइंट ए और बी आपको रखा गया इस बेस में तो किसका कुछ ना कुछ पोजीशन भी होगा। तो लेट सपोज कि ये ए पॉइंट का जो पोजीशन है ना, मान लेते हैं कि x1, y1 है, दैट इज पॉइंट ए का पोजीशन x1, y1 है, और पॉइंट बी का पोजीशन x2, y2 है। ठीक है। इस पॉइंट बी का पोजीशन x2, y2 है। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है आपको कि इस लाइन को एक ज्वाइन करना है जो इससे पास हो रही हो, जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक लाइन है जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती। अच्छा, अब देखिए जब दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि इस लाइन जो हमने ड्रॉ किया रेड कलर वाली, वो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। लेट सपोज दैट एंगल इज थीटा। ठीक है। अब ध्यान रहे कि जो ये एंगल बनना है, जो एंगल थीटा बनना है, इसको हम हमेशा मेजर करेंगे, मस्ट बी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखेंगे। थीटा जब भी मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये आपके मन में बसा होना चाहिए। ठीक। थीटा कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा को मेजर करना है। अब जैसे आप इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा को मेजर कर लिए, अब सोचिए कि सिमिलर कहानी यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या पैरेलल हो गई। तो जो आपके रेड कलर के स्लोप पे क्या ट्रांसवर्सल हो गई। तो क्या अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
ठीक है, क्या ई वाला एंगल भी थीटा होगा? अच्छा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की फील आ रही है? क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की फील आ रही है? क्या राइट एंगल ट्रायंगल की फील आ रही है तो क्या इस वाले डिस्टेंस को हम चेंज इन एक्स बोल सकते हैं? एक्स में कितना चेंज आया? और क्या इस वाले डिस्टेंस को हम वाई का चेंज बोल सकते हैं कि वाई में कितना चेंज आया? और क्या आपको पता है कि चेंज इन एक्स लिखने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल एक्स टू माइनस एक्स वन? और क्या चेंज इन वाई लिखने का तरीका है फाइनल दैट इज वाई टू माइनस इनिशियल वाई वन? ठीक है। अच्छा, अब देखिए ना, जो रेड वाली दिखा रही है स्लोप ऑफ लाइन, किसको लिख रहे हैं हम लोग? स्लोप ऑफ लाइन। क्या? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन को किस रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये लाइन का आपको ये फाइंड करना है। ठीक, तो इस लाइन को फाइंड करना है मतलब क्या, कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये आपके पास एम है, स्लोप है, ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चेंज इन एक्स है, ये चेंज इन वाई है। क्या ट्रिगो लगा ले? मतलब हमको ये फाइंड करना है, मतलब हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। और क्या हम हाइपोटेनस इजिली पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इजिली पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या पता है, ये पता और ये पता है, मतलब हमें परपेंडिकुलर पता है और क्या पता है, बेस पता है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन है, कॉस है और tan है। किससे हम लोग यूज कर सकते हैं इनमें से एक जिसमें हम परपेंडिकुलर बेस को यूज कर लें? साइन में तो हमको हाइपोटेनस चाहिए, इसको यूज नहीं कर सकते। क्या हमें कॉस में भी हाइपो चाहिए, इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो बचा कौन? tan। तो इसमें हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इस स्लोप को हम लिख सकते हैं? इस क्या स्लोप को हम लिख सकते हैं क्या? इस स्लोप को हम लिख सकते हैं चेंज इन वाई दैट इज वाई टू माइनस वाई वन, और चेंज इन एक्स दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर है? वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और क्या यही तो आपका tan थीटा है? क्या यही आपको tan थीटा दे रहा है? तो स्लोप क्या डिफाइन करेगा tan थीटा को? ठीक है, तो यहां से हम स्लोप m को लिख सकते हैं चेंज इन y बाई चेंज इन x। और यही स्लोप किसको डिफाइन कर रहा है? tan थीटा को। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि आपको स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है। फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस। स्लोप ऑफ लाइंस। ठीक है, स्लोप फाइंड करने का क्या तरीका है? एम इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो स्लोप फाइंड करना है इसको, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सिस है ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपको ये एक स्लोप दिया जा रहा है, दैट इज द स्लोप। ये आपको स्लोप दिया गया और स्लोप बोला गया कि ये एंगल बना रही है 60 डिग्री, किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये ध्यान रखना आपको कि एंगल जब भी बनेगा कहाँ से बनेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनना चाहिए। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना? 60 डिग्री। अब बता रहा, बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? बहुत इजी है। क्या आपको पता है कि जब आप स्लोप लिखते हो तो स्लोप आपको एम डिफाइन करता है? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू एम। और क्या एम इज इक्वल टू tan थीटा? और क्या इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स? क्या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन? सिंपल हो गया। क्या हम डायरेक्ट लिख के एम इज इक्वल tan थीटा? tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एम इज इक्वल टू tan 60 डिग्री? क्या बोल सकते हैं? एम इज इक्वल tan 60 डिग्री। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया? √3। स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? √3। आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपके पास स्लोप होगा। तो स्लोप आपको जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इस बार। अब स्लोप जो दिया गया, आपको बोला गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल देख भाई 180, 180 नहीं 150। कंप्लीट तो 180 होता ना, तो आपको ये बोला गया 150 डिग्री है। क्या बोला गया? 150 डिग्री। क्लियर है? 150 डिग्री है। अब बोला गया बताइए आप इसका आप स्लोप फाइंड कीजिए। तो स्लोप फाइंड करने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप यही लिखेंगे कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। और थीटा कितना? 150 डिग्री। तो क्या m इज इक्वल टू टेन 150 डिग्री? चलिए,
अब m इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। क्या आपको 150 की वैल्यू पता है? नहीं। तो क्या आपको पता है कि हम 150 डिग्री के वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? यस। अब जब आपको ये पता लग गया कि आप tan 150 के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या आपको क्वाड्रेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा? और जब आप क्वाड्रेंट रूल फॉलो करेंगे तो क्या आपको एएसटीसी फॉलो करने पड़ेंगे? यस। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन में जब हम 150 के ऊपर बात करते हैं, तो ये 150 जो वैल्यू होगा, क्या वो सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा? अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ए एस टी सी रूल लगाते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मतलब इस लाइन का जो स्लोप आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इस स्लोप ऑफ लाइन का जो वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, या स्लोप नेगेटिव होगा। तो चलिए, अब समझ गए यहां से हम कि स्लोप जो होगा वो तो निगेटिव होना है। स्लोप नेगेटिव कैसे होगा, आपको ये बात पता लग गया। ठीक है। क्या अप्रोच था मेरा, ये आप सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं, आप उसको सीखें। स्टेप क्या है, किस एंगल के अकॉर्डिंग कैसे उसको फाइंड करना है। तो स्लोप नेगेटिव हो गया, ये आप फाइंड कर लिए। चलिए, अब बात करते हैं कि 150 डिग्री के वैल्यू को फाइंड कैसे करें। तो आप याद करिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan 180 माइनस थीटा। कुछ ऐसा पढ़े हो आप, क्या tan थीटा होता है? तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दैट इज tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, कि माइनस टेन थीटा होता है? माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है। क्या होता है? माइनस का टेन थीटा। तो टेन 180 माइनस 150, थीटा की जगह पे क्या रख दिया गया? 150। तो क्या आप इसका वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? अच्छा, आपको 150 लाना है ना, तो कितना सब्ट्रैक्ट करें? तो यहाँ पे 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको 150 मिलेगा ना। दैट इज 30 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का टेन 30 डिग्री। क्या माइनस का टेन 30 डिग्री हो जाएगा? ठीक है। हमें 150 लाना था, तो 180 में से कितना घटाएगा 150 हो जाए? तो हमने क्या घटा दिया? 30 घटा दिया, तो 150 हो जाएगा। तो माइनस का टेन 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अब सोचिए ना कि माइनस टेन 30 हो गया, तो टेन 30 का तो आपको वैल्यू पता है कि 1/√3 होता है। यस और नो? क्या आपको पता है इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1/√3? क्या इस स्लोप का वैल्यू आपको पता लग गया कितना होगा? ठीक है। क्या आपको इस स्लोप का वैल्यू पता लग गया? अच्छा, देखिए एक चीज और देखिए यहाँ से। आप आपको मैं एक शॉर्टकट टेक्निक दिखा रहा हूँ यहाँ से, कि आप इस शॉर्टकट टेक्निक को कैसे फॉलो करें। देखिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अब देखिए, जब भी 90 से बड़ा एंगल होगा, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में 90 से बड़ा एंगल होगा, तब छोटा वाला एंगल यूज करें। क्या करना है? छोटे वाले एंगल को यूज करना है, और नेगेटिव साइन लगा देना है। क्या करना है? छोटे वाले एंगल को यूज करना है और नेगेटिव साइन लगा देना है। क्लियर है? जैसे कि आपको दिखा कि देखिए, ये तो सिंपल है कि इसका वैल्यू माइनस का 1/√3 आएगा। बट हम इतना प्रोसेस फॉलो किए ना, इतना प्रोसेस फॉलो नहीं करके एक लाइन में सॉल्व करना है, तो क्या बोला गया? बोला गया जब भी 90 से बड़ा एंगल होगा, व्हेन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा, देन यूज स्मॉलर एंगल एंड पुट माइनस साइन, पुट नेगेटिव साइन। ठीक है। जब भी 90 से बड़ा एंगल होगा, दिया होगा, तब छोटे वाले एंगल को यूज करना है और माइनस साइन लगा देना है। जैसे कि m इज इक्वल टू 150 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ 90 से बड़ा है, तो 180 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 लाना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, और क्या करना है? माइनस साइन लगा देना। तो क्या माइनस का टेन 30 डिग्री आ गया? माइनस का 1/√3 आंसर, स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन में। क्लियर है? इतना आपको प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, और जब आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, तो क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब छोटे वाले एंगल को यूज करना है और माइनस साइन लगा देना है। ठीक है। आपको 150 दिया गया था, 180 में से देखिए कितना कम पड़ रहा है? 30 कम पड़ रहा था। 30 छोटा एंगल हो गया हमारे पास, तो 30 लिख दिया गया, और क्या लगा दिया गया? माइनस साइन लगा दिया गया। तो क्या हो गया स्लोप? -1/√3। क्लियर है? चलिए, इस प्रैक्टिस के लिए आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। देखिए, डायरेक्ट में लिख दो यहाँ से, आप शॉर्टकट टेक्निक को फॉलो करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर है? ये कौन सा एक्सिस? एक्स और वाई। और आपको एक स्लोप दे दिया गया और बोला गया ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री है। क्या है? 120 डिग्री है। क्या आप इजिली फाइंड कर सकते हैं? आप बहुत कष्ट होगा? नहीं। क्या इजिली फाइंड कर सकते हैं? क्या चेक करना है? छोटा वाला एंगल। तो छोटा वाला एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री।
और क्या लगा देना है, माइनस साइन। क्या लगा देना है, माइनस साइन। तो टेन 60 डिग्री में क्या लगा देना है, माइनस साइन। तो टेन 60 माइनस लगा दो। टेन 60 की वैल्यू क्या होता है, रूट 3। तो आंसर क्या हो गया, -√3। हो गया, स्लोप फाइंड कर लिए। क्लियर है? क्या क्लियर है आपको कैसे फाइंड करना है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन passing through point, passing through points A, that is 2 comma 4, and B 2 comma 8। 2 नहीं, 3 comma 8 कर लेते हैं इसको, 3 comma 8। ठीक है। अब क्या है कि आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट ए 2 comma 4, एक पॉइंट बी दिया गया 3 comma 8। अब बोला गया कि बताइए स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा जो इस पॉइंट से पास कर रहे होंगे। ठीक है, इस पॉइंट से जो पास कर रहे होंगे उसका स्लोप आपको बताना है। सिंपल है। क्या अगर देखा जाए तो जो आपको ए दिया हुआ है दैट इज 2 comma 4, इसमें से x1 2 y1 4, क्या आपको जो पॉइंट बी दिया हुआ है 3 comma 8, क्या इसके अकॉर्डिंग x2 3 और y2 8, क्या स्लोप को हम लोग लिखते हैं m? क्या m को हम लिखते हैं चेंज इन x बाई चेंज इन, सॉरी, चेंज इन y बाई चेंज इन x, चेंज इन y बाई चेंज इन x। चेंज इन y को हम क्या लिख सकते हैं, y2 - y1। और चेंज इन x को हम क्या लिखेंगे, x2 - x1। यहाँ y2 - y1 होगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, y2 के वैल्यू 8 और y1 का 4, तो 8 - 4, यहाँ से 3 - 2 कितना हो जाएगा, 4/1। तो स्लोप कितना हो गया, m = 4 आया। स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, 4 आ गया। क्लियर है? स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, 4 आया। क्लियर? अब देखिए जब स्लोप ऑफ लाइन 4 आया, इसमें कुछ दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम आपसे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा आपके लिए। ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y। ठीक है, तो ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y। क्लियर है? अब देखिए, अब आपके पास एक स्लोप हो गया, ये एंगल थीटा बना रहा है, और थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा कैसा आपके पास, एक्यूट दिया हुआ है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। क्लियर? एक्यूट बना मतलब क्या कि एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप आपको क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि इस केस में जो tan थीटा होता है आपका वो पॉजिटिव होता है। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? 90 डिग्री से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। क्लियर है? क्यों? एक्यूट एंगल दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जितने भी टी रेशियोज होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि अगर m का वैल्यू +4 आया है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और जो एंगल आ रहा होगा क्या आ रहा होगा, लेस देन 90 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, ये दिखा आपको स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब का एंगल कैसा है, एक्यूट है। क्लियर है? एंगल कैसा है, एक्यूट है। चलिए सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, आप इस चीज को समझे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर? स्लोप बना लेते हैं। लेट्स सपोज इस स्लोप, ये कोई स्लोप हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, थीटा हो गया। अब थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज। अच्छा, आपको पता है कि ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो क्या इस केस में आपका स्लोप जो होगा निगेटिव होगा? क्यों? क्योंकि tan थीटा इस केस में क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है? tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट समझ में आया आपको, कि जब ऑब्ट्यूज होगा तो आपका वो एंगल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और जैसे वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो अकॉर्डिंग टू ए स्टेस रूल सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव होता है। इसका मतलब tan निगेटिव है, स्लोप भी निगेटिव है, कब, जब एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर है? ये पॉइंट आप समझ पाए? चलिए इस पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इजिली स्लोप को फाइंड कर लें क्वेश्चन को देख देख के, ये मेरा वादा है। ठीक है, समझे चीजों को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन, कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। एक आपको लाइन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एंड इट्स एंगल, एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये तो पता है कि एंगल आपका एक्स एक्सिस से होना है, तो आपको स्लोप दिया हुआ है, उसका आपको एंगल फाइंड करना है किससे, एक्स एक्सिस से। चलिए तो देखते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका कोई स्लोप ड्रॉ कर लिया जाए, दैट इज द स्लोप, दैट इज द स्लोप। ये रहा कोई स्लोप, ठीक है। स्लोप है तो कुछ पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट डिफाइन कर देते हैं इसके लिए। तो ये आपका तो 0,0 हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। जो वाई एक्सिस में आपको कोऑर्डिनेट दिया है 0,3, और एक्स एक्सिस में आपको दिया है 2,0। क्लियर है। क्या पूछा गया, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है। क्या इस लाइन का आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या स्लोप को हम लोग एम लिखते हैं, और क्या एम को हम डायरेक्ट लिखते हैं y2 - y1/x2 - x1, जब आपको वैल्यू दिया हो। क्लियर है। तो क्या आप इसको देख करके लिख सकते हैं 0 - 3/2 - 0, y2 - y1/x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो क्या 0 - 3/2 - 0, क्या इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या -3/2 होगा। क्या स्लोप निगेटिव आया, क्या इस स्लोप को आप लिख सकते हो माइनस का 1.5। क्या स्लोप निगेटिव आया, सोचिए अगर स्लोप निगेटिव है तो आपको तो पता है कि स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं टेन थीटा से। तो माइनस का 1.5 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस का 1.5। क्या आपको यही फाइंड करना था कि एंगल बताइए, तो एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का 1.5, और लाइन का स्लोप बताइए, तो क्या लाइन का स्लोप -1.5 है। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड स्लोप of the given line and angle with x axis। x axis एंगल क्या होगा और स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा। तो चलिए स्लोप देख लेते हैं, लाइन देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, हमें तो सब चीज आता है अब। तो ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा हमारे पास y एक्सिस, और ये दिया हुआ है आपको स्लोप, ये दिया है आपको एक स्लोप। चलिए, अगर ये स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप की वैल्यू बता दो भाई। तो वैल्यू आपको दिया है, एक रहा पॉइंट यहाँ पर दैट इज 3,3 पर है, और एक ये रहा पॉइंट जो कि आपके पास 1,0 पर है, ठीक है। तो फाइंड कर लेंगे, या स्लोप इज इक्वल टू एम दैट इज चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई को आप क्या लिखेंगे, 3 - 0, और इस बार क्या लिखेंगे, 3 - 1, क्योंकि 3,3 और 1,0 है। तो 3 - 0 तो क्या हो जाएगा, 3/2। ये क्या आया, 1.5। इस बार क्या प्लस का आया, तो क्या इस स्लोप को हम लिखते हैं प्लस का 1.5। क्या स्लोप इस बार प्लस का 1.5 होगा, तो क्या एंगल लिखेंगे, तो क्या स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या स्लोप की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.5। क्या आपको बातें समझ में आई, कैसे फाइंड करना है आपको, ठीक है। कि आपको चीजें समझ में आई कि आपको कैसे फाइंड करना है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि फाइंड कैसे करना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स 1.5। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगर मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब बात करते हैं कि लाइन का एक जनरल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगा, हमें ये पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ये रहा एक्सेस, ये रहा एक्सेस। तो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सेस, ठीक है।
तो आपको तो ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, लेट सपोज दिस इज द स्लोप। और आपको इसका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, ये लाइन हो गई, आपको इसका जनरल इक्वेशन लिखना है। बहुत आराम है, लिख सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक लाइन कट कर रहा है? ठीक है, ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो जहां पर कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, और इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना है तो ये आपको दिख रहा होगा एंगल थीटा। क्लियर है? क्या आपको ये एंगल दिख रहा होगा थीटा? क्या ये वाली पॉइंट आपकी ओरिजिन है? क्या ये वाली पॉइंट आपकी ओरिजिन है? क्लियर है? ये वाले पॉइंट ओरिजिन है। तो इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन की या इक्वेशन ऑफ लाइन की? कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अच्छा, ध्यान रहे कि एक कंडीशन यहाँ पर क्या है, कि अगर लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है नोट में, कि लाइन की इक्वेशन होने के लिए, इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है? एक्स और वाई का, या एक्स और वाई दोनों का, ठीक है, एक्स और वाई दोनों का पावर एक होना चाहिए। पावर एक होना चाहिए, होना चाहिए। वन, नॉट सेम, वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। लाइन के इक्वेशन होने के लिए एक्स और वाई जो दिख रहे होंगे आपको, उनका पावर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स का पावर भी वन है और वाई का पावर भी वन है। ठीक है, तो अगर हमने लिखा है ऐसे कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस एम को हम लोग तो स्लोप बोलते हैं, आपको ये बात पता है। ठीक है, एम को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। और आपको ये भी पता लग गया कि सी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। अब ध्यान रहे, जब भी ऐसे वाई इंटरसेप्ट को यूज करेंगे तो आपको साइन के साथ यूज करना है। ठीक है, यूज करना है साइन के साथ। क्या करना है? साइन के साथ रखना है। जब भी आप इसकी इंटरसेप्ट वाई के रखोगे, जब सी की वैल्यू जब भी रखोगे आप, तो उसके साइन के साथ रखना है। क्लियर है? क्या करना है? साइन के साथ रखना है। चलो, अब आपको हम इसका एक स्पेशल केस बताते हैं, दैट इज स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, कि अगर जो आपका देखिए ना वाई एक्सिस पे कहाँ कट करता है, किसी एक पॉइंट पे कट रहा था, जीरो नहीं है वो। ठीक है, वो इंटरसेप्ट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो इंटरसेप्ट जीरो हो जाए, अगर वो इंटरसेप्ट जीरो हो जाए, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो बन जाएगा? तो क्या इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा? तो ये आपका स्पेशल केस है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर आपको कहीं एक इक्वेशन दिखाई दे y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आप समझ जाएंगे कि लाइन की तो इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये लाइन की इक्वेशन है। बट इसका इंटरसेप्ट क्या है? इसका y इंटरसेप्ट क्या है? जीरो है। ठीक है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है? जीरो है। मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है? ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? तो ओरिजिन से लाइन ये पास हो रही है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए, ये बात क्लियर है। कुछ और पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ और पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक एक्सिस है एक्स, ये हमारे पास एक एक्सिस है वाई। समझते हैं इस चीज को? अच्छे समझेंगे, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, अब कैसी कैसे पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी? तो देखिए, पहला हम बात कर रहे हैं एक्यूट वाले केस में। लेट सपोज कि आपको कुछ ये स्लोप दे दिया गया इस तरीके से। ठीक है, तो क्या ये आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल थीटा है? और क्या थीटा आपका एक्यूट है? क्या थीटा एक्यूट है? अच्छा, जब थीटा एक्यूट होगा तो आपका इस लाइन का स्लोप होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा? ये बात क्लियर है? लाइन का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए, सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं। चलिए, आपको कुछ स्लोप इस तरीके से बता दिया गया, लाइक दिस। तो अगर इस तरीके से दिया गया तो क्या आपका ये वाला एंगल हो गया थीटा? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या इस बार ये आपके पास एंगल ऑब्ट्यूज है? और क्या ऑब्ट्यूज वाले केस में स्लोप नेगेटिव होता है? क्या ऑब्ट्यूज वाले केस में स्लोप नेगेटिव होता है? क्या आपको ऐसा बढ़ाया गया था, आपको बताया गया है? चलिए, अगर
अगला केस की बात करते हैं, नेक्स्ट केस। और नेक्स्ट केस में आपको दे दिया गया कि इस तरीके से कोई लाइन पास कर रही है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर। कैसे? वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है। ये ऐसा बोला जाए कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब जब लाइन ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप डिफाइन करेगा tan थीटा, मतलब tan 90 डिग्री। चलो, तो ये क्या बोला गया आपको? जो लाइन दिखा पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका स्लोप क्या है? tan थीटा, मतलब tan 90 डिग्री। अब सोचना कि tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ आपके पास कि इस बार जो केस दिया ना आपको, कुछ इस तरीके से स्लोप दी गई है। ठीक है। कुछ स्लोप इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस स्लोप को आप क्या बोल सकते हो? आप इस स्लोप को ऐसा बोल सकते हो ना, कि आप इस स्लोप को ऐसा बोल सकते हो ना, लेट्स सपोज इस स्लोप। ठीक है। तो क्या आप इस स्लोप को ऐसा बोल सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल है, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमें एंगल किससे लेना है? एक्स से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब कि अगर हम लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, स्लोप भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। स्लोप भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप इसमें एक दो तीन चार चार केस बनते हैं, आपको चारों केस एक ही जगह बता दिया गया। आप इस चीजों को समझेंगे। ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट आपको फाइंड करना है। फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन 4y+3x इज इक्वल टू 8। ठीक है। और ऑल्सो ड्रॉ द लाइन। आपको क्या क्या फाइंड करना है? एक तो आपको स्लोप फाइंड करना है, दूसरा इंटरसेप्ट फाइंड करना है लाइन का, और आपको उसको लाइन को ड्रॉ भी करना है। कोई नहीं, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया आपको? 4y+3x इज इक्वल टू 8। ठीक है। हमें इक्वेशन क्या चाहिए? y इज इक्वल टू mx+c के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 में y इज इक्वल टू mx+c के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 8 - 3x? 8 - 3x, क्या इसको हम अरेंज करते हैं तो क्या माइनस का 3x प्लस का 8 हो जाएगा? ठीक है। अब हमारे पास 4y, हमें क्या चाहिए? y चाहिए। तो क्या दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया जाए? क्या दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया जाए? तो क्या y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 8/4 हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख के लीजिए 4/4। क्या दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया गया? तो क्या y इज इक्वल टू -3/4x प्लस का 2 हो जाएगा? तो क्या आपको इक्वेशन दिख गया? अब क्या इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर कर सकते हो? ठीक है। क्या आप इसको अब y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर कर सकते हो? अब जब जैसे आप इसको y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करते हो, तो क्या m का वैल्यू आपको -3/4 दिख रहा है? ठीक है। क्या आपको -3/4 दिख रहा है? स्लोप कैसा है? निगेटिव आया। सोचिए स्लोप जब निगेटिव आएगा तो एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। अच्छा, इंटरसेप्ट पूछा तो सी की वैल्यू पूछ रही है। सी की वैल्यू क्या है? 2। और आपसे क्या बताया गया? जब भी आप इंटरसेप्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? विथ साइन। क्या लिखोगे? विथ साइन। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। ठीक है। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2। अब क्या बोला गया? लाइन ड्रॉ करो। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और इसका हमें लाइन ड्रॉ करना है, ये एक्स और ये वाई। स्लोप का एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। स्लोप का एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो ड्रॉ कर दिया एक ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। स्लोप का एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, तो क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर दिया गया। स्लोप का इंटरसेप्ट क्या है? +2। तो ये रहा स्लोप का इंटरसेप्ट, यहाँ काट रहा है एक्सिस पे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? +2, और एक्स पे कितना है? 0। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि 0,2। क्लियर है कैसे ड्रॉ करना है और क्या करना है, कैसे फाइंड करना है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। इस बार क्वेश्चन क्या है कि फाइंड स्लोप
एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन 2x इज इक्वल टू y-6। ठीक है, और इसका आपको ड्रॉ करना लाइन भी, ऑल्सो ड्रॉ द लाइन, और आपको इसका लाइन भी ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप वही है, आपके पास जो इक्वेशन दिए हुए हैं दैट इज 2x इज इक्वल टू y-6, आप इसको क्या करें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिख ले, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो क्या आपका m का वैल्यू 2 मिल जाएगा, क्या प्लस का 2 हो गया, तो क्या जब प्लस का 2 है तो एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा, क्या ये प्लस का 2 है तो एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा। इंटरसेप्ट के वैल्यू क्या हो गए 6, और क्या इसको आपको विद साइन लिखना है तो क्या प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है, क्या ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। स्लोप कैसा होगा, स्लोप का एंगल कैसा होगा, एक्यूट, और स्लोप कैसा होगा, +2 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए एक स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ऑफ स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमें एक्स, चले पहले इंटरसेप्ट देख लेते हैं कि ये रहा, कहीं इंटरसेप्ट आपका 6 पे होगा, +6, +6, तो ये आपका 0,6 हो जाएगा। अच्छा सोचिए अगर हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड से, तो क्या एंगल एक्यूट बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो ये लाइन तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल एक्यूट है। तो क्या आपको दिख रहा है कि कहीं स्लोप की लाइन जो होगी कुछ इस तरीके से पास होनी चाहिए, क्या स्लोप की लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी इस पॉइंट से, और क्या जो ये एंगल बन रहा होगा क्या वही एंगल एक्यूट होगा। क्लियर है, कैसे करना है, क्या कैसे करना आपको ये क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द लाइन, आपको लाइन ड्रॉ करने हैं। लाइन, आपको इक्वेशन दिया गया है h इंटू म्यू, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, या h इसको v बोल लीजिए, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नॉट। अब आपको इसको क्या करना है, स्लोप ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई नहीं, तो अब सोचिए कि क्या हमको पता है इसका ड्रॉ करना है लाइन, तो हमारे पास एक ही स्टेप है, क्या इक्वेशन को चेंज करना होगा, और क्या करना होगा, हमको कंपेयर करना होगा किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इस एच वी को हम मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और इस वाले टर्म को काइनेटिक मैक्सिमम को हम y मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। इस फाई नॉट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो क्या आप इक्वेशन लिखोगे तो एच एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्या आप वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो -of h x प्लस फाई नॉट। ठीक है, या आप ऐसे कर लो इसको कि एच वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस का फाई नॉट कर लो। ठीक है, अब कंपेयर करो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इससे आपको कंपेयर करने हैं, क्या इससे आपको कंपेयर करने हैं, तो क्या दिख रहा है आपको, स्लोप का वैल्यू जो होगा वो एच मिल रहा है यहाँ से, या स्लोप का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। ठीक है, और जो आपको सी मिल रहा है वो क्या, -फाई नॉट मिल रहा है। क्लियर है, सी मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, -फाई नॉट मिल रहा है। तो आपको तो पता है कि एम जो होता है वो स्लोप को डिफाइन करता है। ठीक है, और स्लोप यहाँ किसके बराबर है, एच के बराबर है। चलिए इस एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, आप जानते भी होंगे इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और सी हमारा जो वाई इंटरसेप्ट है क्या, माइनस का फाई नॉट है। जब -फाई नॉट मतलब ये बता रहा है कि कहाँ कट करेगा, नीचे कट करेगा लाइन, नीचे कट करेगा लाइन। कैसे पता लगा कि इंटरसेप्ट कहाँ है, -फाई नॉट, अगर +फाई नॉट होता तो ऊपर कटता, और -फाई नॉट है मतलब लाइन कहाँ कटेगा, नीचे कट करेगा। क्लियर है, लाइन कहाँ कट करेगा, नीचे कट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। चलिए अब इसकी लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, अगर इसका लाइन को ड्रॉ किया जाए, अगर लाइन को ड्रॉ किया जाए दैट इज वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है,
अच्छा, अब इस एच एक्सिस और वाई एक्सिस देखा जाए तो हमने एक्स को अभी माना था, तो क्या मैं वी लिख दूं ऐसा? और क्या वाई एक्सिस को हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माना है, तो क्या ये लिख दिया जाए? क्लियर है? अच्छा, एम कैसा है आपका? पॉजिटिव है। और अगर एम पॉजिटिव है, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप कैसा होगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। स्लोप कैसा होगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। और लाइन को कहाँ कट करेगा? नीचे कट करेगा, मतलब इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। तो लेट सपोज कि ये वाला आपका जो पॉइंट है ना, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? इंटरसेप्ट को, सी की वैल्यू को। और ये कितना है? -φ0 वाई की से ये 0, -φ0 हो जाएगा। क्या 0, -φ0 हो जाएगा? क्या आप इसका स्लोप ड्रॉ करोगे तो क्या स्लोप कुछ ऐसे पास होगी? और ये एक्यूट एंगल क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली हुई है, तो ये वाली एंगल आपको एक्यूट बन रही होगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? एक ही तरीका है, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा, उस इक्वेशन को आप कोई टेक्निक लगाकर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे प्लॉट कर ले, बना ले उसको, कंपेयर करें, m का वैल्यू फाइंड करें, c का वैल्यू फाइंड करें, ग्राफ ड्रॉ कर ले। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ गिवन लाइन, ड्रॉ गिवन लाइन। चलिए, आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, डिग्री इन सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री इन फ़ारेनहाइट -32/9। अब आपको इसका लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ द लाइन, इक्वेशन दिया हुआ। आप कहानी वही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको लाना ही होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको लाना ही होगा। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस को हम क्या मान ले रहे हैं? y मान लेते हैं, तो y/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट को हम x मान लेते हैं, तो x -32/9 हो जाएगा। अब इस y को आप लिख सकते हैं 5 इंटू x -32/9। तो क्या y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/9 -32 × 5, दैट इज 5 × 32/9। तो क्या y इज इक्वल टू 5x/9 -32, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 160 आना चाहिए, 160/9। क्या अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे हो गया? क्या आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं? जैसे आप इसको कंपेयर करते हैं, तो क्या y का वैल्यू प्लस का 5/9 आ गया? और क्या c की वैल्यू -160/9 आ गई? क्या c की वैल्यू -160/9 आ गई? क्या ये m का वैल्यू पॉजिटिव आया है? और जब भी m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या एंगल एक्यूट होता है? क्या जब भी m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या एंगल एक्यूट होता है? कहानी खत्म। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव साइन है? ये कहाँ कट करेगा? नीचे कट करेगा। पिछले वाला क्वेश्चन सेम था। इंटरसेप्ट निगेटिव है, मतलब कहाँ कट करेगा? नीचे कट करेगा। और अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कहाँ कट करेगा? ऊपर कट करेगा। ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक्सिस एक्स, ये रहा एक्सिस वाई। एक्स को आपने क्या माना है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, वाई को आपने क्या माना है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या वाई को सेल्सियस माना गया था? डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या एक्स को माना गया था फ़ारेनहाइट? का डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। क्या -160/9 पर कट करेगा? लेट सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका -160/9 है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 0, -160/9? क्या एक्यूट एंगल बनना है तो क्या आपको पता है कि स्लोप को आप कैसे ड्रॉ करोगे? क्या आपका जो स्लोप होगा कुछ ऐसा ही बनेगा। और क्या यहाँ पर जो आपका एंगल बनना है, क्या वही एक्यूट एंगल है? क्या आपको बात समझ में आया? क्या आप इसको कर सकते हैं? ठीक है, क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आई होप कि आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट कंटेंट को प्रमूव करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, दैट इज इंटरसेप्ट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, चलिए इसको देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये रहा आपके पास एक्सिस एक्स, ये रहा एक्सिस वाई। चलिए, ये रहा एक्सिस वाई और ये रहा एक्सिस एक्स। ठीक, आपके पास एक लाइन ड्रॉ की जा रही है। लेट सपोज दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन। और इस लाइन का आपको जो पॉइंट दिया गया है, दैट पॉइंट इज a, 0। और ये आपको पॉइंट दिया गया है 0, B। ठीक है, ये आपका क्या है?
A, 0 और ये क्या 0, B। अच्छा अब देखिए ना, क्या इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट? तो क्या हम इस वाले पॉइंट को, इस वाले डिस्टेंस को बोल सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो क्या आपको यहां से इक्वेशन लिखा जा रहा है, दैट इक्वेशन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। क्लियर है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, जहां पर ये आपका a क्या है, दैट इज द x इंटरसेप्ट, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। क्लियर? अच्छा ध्यान रहे, जब भी आप इस इंटरसेप्ट को लिखोगे, जब भी आप इस इंटरसेप्ट को लिखोगे, तो आपको विथ साइन यूज करना है, विथ साइन यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको यूज करोगे तो क्या करना है आपको, विथ साइन यूज करना है। क्लियर है? क्या करना है, विथ साइन यूज करना है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। राइट इक्वेशन ऑफ सोन लाइन, आपको राइट करना है क्या, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये सोन लाइन। आपको एक लाइन दी हुई है, आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ये और ये, ठीक है। चलिए क्या बोला गया आपसे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। या ये एक्स है, क्या ये वाई है, और आपको ये एक लाइन दी हुई है, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, और ये रहा पॉइंट, और ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, -4, 0, और ये वैल्यू क्या दी हुई है, 0, 2। क्या लिखना है आपको, इसका इक्वेशन लिखना है। क्या आपको इक्वेशन पता है? क्या इक्वेशन आप ऐसे लिखते हैं कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1? क्या यही लिखते हैं आप, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1? क्लियर है? तो क्या a क्या है आपका, x इंटरसेप्ट है, और x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट कितना है, -4। कितना है, -4। तो क्या लिखेंगे, x/-4। और b क्या आपका, y इंटरसेप्ट, तो b की वैल्यू कितनी है, +2। तो क्या लिखेंगे, +y/2, और क्या ये 1 हो जाएगा? क्या हो गया आपका इक्वेशन? क्या आपने इक्वेशन लिख लिया? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? यस और नो? क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? आई होप कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, दैट इज स्लोप ऑफ अ कर्व। अभी हम लोग लाइन की स्लोप पढ़ रहे थे, अब किसके पढ़ने हैं हम लोग को, कर्व की स्लोप पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाइन की स्लोप पढ़ रहे थे, और अब क्या पढ़ने वाले हैं, स्लोप ऑफ अ कर्व। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ अ कर्व के ऊपर बात करते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, लाइन का कर्व, लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब किसकी बात करनी है, कर्व की। चलिए समझते हैं इस चीज को, टाइम लेते थोड़ा बहुत, कोई नहीं, समझ जाएंगे। कि देखिए ये रहा हमारे पास एक्सिस एक्स, ये रहा एक्सिस वाई। ठीक है, ये रहा एक्सिस वाई और ये रहा एक्सिस एक्स। ठीक, अब आपको एक कोई कर्व दिया रहेगा, अब उस कर्व के अकॉर्डिंग आपको स्लोप लिखना है। चलिए कोई नहीं, कर्व के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, स्लोप लिखना है। लेट सपोज कि हमारे पास एक कर्व कुछ यूं दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक कर्व यूं दिया हुआ है, क्या दिया है, हमें एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, और कर्व कुछ यूं दिया हुआ है, या ये हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है। अब हमें इस कर्व का स्लोप लिखना है। ठीक है, चलिए अब एक दो पॉइंट आप बिल्कुल बेसिक समझेंगे कि कर्व की आपको जिस पॉइंट की स्लोप लिखनी है, लेट सपोज इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, जिस पॉइंट की आपको स्लोप लिखनी है, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपका ध्यान रखें, जब आपके पास लाइन स्ट्रेट थी, लाइन के हम जब स्लोप लिख रहे थे, तो आप इसमें किसी भी पॉइंट की बात कर ले, आप किसी भी पॉइंट की बात कर ले, किसी भी एक पॉइंट की बात कर ले, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि उस पॉइंट का जो एंगल था वो कांस्टेंट था, वो वेरी नहीं कर रहा था। ठीक है, अब देखिए ना कि जो एंगल यहाँ होगा थीटा, क्या वही एंगल यहाँ भी होगा, क्या वही एंगल यहाँ भी होगा, क्या वही एंगल यहाँ भी होगा। ठीक है, तो लाइन में थीटा कांस्टेंट था, लाइन वाले केस में, लाइन में थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तब आपका स्लोप भी कांस्टेंट था। ठीक है, लाइन में थीटा कांस्टेंट था तो आपका स्लोप भी कांस्टेंट था। मतलब कर्व है तो थीटा तो कांस्टेंट नहीं होगा, थीटा वेरी करेगा, स्लोप भी वेरी करेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया।
अब आइए, अब ध्यान रहे कि कर्व वाले केस में क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप लिखना है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, अगर हमको इस पहले पॉइंट की लिखनी है तो क्या मैं इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, लाइक दिस। चलिए, अब जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, तो क्या आपको दिखा कि ये एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स से। लेट सपोज फर्स्ट लाइन है, लेट सपोज लाइन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका एंगल थीटा 1 होगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम सेकेंड पॉइंट के स्लोप में इंटरेस्टेड हैं, तो सेकेंड पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सेकेंड पॉइंट के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। लेट सपोज कि हमने सेकेंड पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये पॉइंट नंबर 2 है। क्या आपको ये दिखा यहाँ एंगल क्या थीटा 2 बन रहा होगा। अच्छा, अगर हम इंटरेस्टेड है थर्ड पॉइंट के लिए, अगर हम थर्ड पॉइंट के लिए, तो क्या मैं इस थर्ड पॉइंट से स्लोप के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। क्लियर है, क्या आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, हम दो पॉइंट के ऊपर एज्यूम करके चलते हैं, दो पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसके लिए देखिए, ये आपका थीटा 1 से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, या आपका यहाँ भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आप स्लोप इजिली लिख सकते हैं यहाँ से। तो इन केस ऑफ कर्व क्या दिख रहा है आपको, कि केस के कर्व में, इन केस ऑफ कर्व, थीटा कांस्टेंट के वेरिएबल है। ठीक है। इन केस ऑफ कर्व, थीटा चेंजेस, थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले थीटा 1 था, फिर थीटा 2 हो गया, आपको दिख रहा है कि इंक्रीज भी कर रहा है थीटा। ठीक है, थीटा आपको इंक्रीज भी करते दिख रहा है, तो थीटा चेंज कर रहा है। अगर थीटा चेंज कर रहा है, इसका मतलब टेन थीटा भी चेंज करेगा, तो टेन थीटा भी चेंज करेगा। और अगर टेन थीटा चेंज कर गया, तो स्लोप भी क्या करेगा, चेंज करेगा। और जब स्लोप चेंज हो गया, तो स्लोप कैसा हो गया, स्लोप वेरिएबल हो गया। यहाँ पर स्लोप तो कांस्टेंट नहीं है, लाइन वाले में स्लोप कांस्टेंट था, क्योंकि थीटा भी क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है, मतलब tan थीटा चेंज होगा। और tan थीटा को हम लोग स्लोप लिखते हैं, तो जैसे आपका tan थीटा चेंज हो गया, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्लोप हमारा कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। मतलब कि इन केस ऑफ कर्व, किसकी बात कर रहे हैं, कर्व की। अगर हम कर्व की बात करते हैं, तो आपका जो स्लोप होगा, वो नॉट इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। क्यों, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है भाई साहब, तो हमेशा नहीं कि हर बार डिफरेंस बराबर मिल जाए। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर कर्व स्लोप आपका तो tan थीटा है, बट आप y2 - y1 और x2 - x1 को यूज नहीं कर सकते। y2 - y1 और x2 - x1 केवल आप लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको कर्व के लिए स्लोप फाइंड करना होगा, जब भी आपको किसी कर्व के लिए स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, थीटा यूज करो, tan थीटा को यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड करना होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आया आपको। कब किसको यूज करना है, लाइन वाले केस में आप दोनों यूज कर सकते हो, स्लोप को आप लिख सकते हो tan थीटा, और उसी को आप लिख सकते हो y2 - y1 और x2 - x1। बट कर्व वाले केस में आप ऐसा लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को एक क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको कि क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि आपको स्लोप फाइंड करना है, फाइंड स्लोप एट, कोई पॉइंट दिया है ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, आपको कोई तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। अब आपको इसके ऊपर स्लोप फाइंड करना है, क्या करना है, ए बी एंड सी के ऊपर स्लोप फाइंड करना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं ना जो आपको दिया गया है। चलिए, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई। अब आपको स्लोप जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये रहा एक पॉइंट ए, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो आपको जो स्लोप दिया हुआ है ना, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यूं यूं चला, यूं मर्ज हुआ, और ये यूं होके निकल गया ऐसे। दिख गया आपको एक कर्व बनते हुए। अब आपको इसका स्लोप लिखना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी एंड स्लोप ऑफ सी लिखने हैं। बहुत इजी है, चलिए करते हैं इसको, वन बाय वन करते हैं। स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं, ए से। चलिए, जैसे आप इसको यूज करते हैं ना, तो आपको कुछ इसमें एक दो पॉइंट और दिए हुए हैं, मैं उसको पहले क्लियर कर दूँ, चाहिए। यहाँ से आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये आपका एक स्लोप पास कर रहा है ऐसे।
ठीक है, क्या फाइंड कर रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, दूसरा आपको ये दिया हुआ है कि ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप, ये, और तीसरा आपको ये दिया हुआ है ऐसे, ये। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आपको एंगल दिया हुआ है, दैट एंगल इज 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाली एंगल जो आपको दी हुई है 45 डिग्री दी हुई है। क्लियर है? ये एंगल 60 दिया है, ये एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अब बोला कि बताओ स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी एंड स्लोप ऑफ सी। इजी है, एक एक से स्टार्ट करते हैं। किससे हम पहले बात करते हैं, स्लोप ऑफ ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ ए लिखते हैं। चलिए, स्लोप ऑफ ए, क्या स्लोप ऑफ ए कर्व वाले केस में स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और क्या थीटा मस्ट बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाली आपको एंगल 60 दी हुई है, तो हमें तो इस एंगल से मतलब है, तो दिस इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या इसको आप लिख सकते हो कि 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो क्या यहाँ से स्लोप आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आप जो स्लोप लिखोगे, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू टेन 120 डिग्री। और क्या आपको बताया गया था, छोटा वाला एंगल लो और माइनस लगा दो, क्योंकि आपको 120 की वैल्यू पता नहीं है। और जब आपको 120 की वैल्यू पता नहीं है, तो आपको बताया गया था छोटी वाली एंगल लो और क्या कर दो, माइनस लगा दो। तो क्या आप इस माइनस टेन 120 को लिख सकते हो कि माइनस का टेन 60 डिग्री। और क्या टेन 60 की वैल्यू पता है, √3 होता है, तो क्या आपको मिल गया स्लोप -√3। क्लियर है? चलिए, सेकेंड फाइंड करते हैं किसका, स्लोप ऑफ सी के लिए। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ सी। स्लोप ऑफ सी, क्या ये भी tan थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो क्या tan 45 कितना होता है, +1। हो गया। चलिए, बी की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल लाइन कैसा है, पैरेलल है किसका, एक्स एक्सिस का। ठीक है, तो पैरेलल अगर है तो आपको बताया गया था कि अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री, और एंगल 0 तो स्लोप कितना, 0 होता है। याद करें कि आपको ऐसा केस पढ़ाया गया था कि अगर पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 मतलब स्लोप कितना, 0। तो स्लोप ऑफ भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्लोप के ऊपर, स्लोप और उस स्लोप का मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। किसको बात कर रहे हैं, स्लोप और उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। इसमें हम कुछ टाइप देखेंगे, जिसमें हम सबसे फर्स्ट देख रहे हैं टाइप 1। तो सबसे फर्स्ट होगा टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान रहे इंक्रीजिंग फंक्शन वाले केस में क्या है कि हमारे पास थीटा जो होगा एक्यूट, तो स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? थीटा अगर एक्यूट होता है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, क्लियर है? तो आपको मैं कुछ यहाँ केस ड्रॉ कर रहा, आप उस चीज को समझें। दैट इज द केस, ये रहा एक एक्स, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। ठीक है, चलिए, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई और ये एक्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपका ये पहला स्लोप ये रहा, यू इंक्रीज करते हुए, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, यू, और ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए, जब आपको ऊपर जाते हुए लाइन दिखे, इनिशियल टू फाइनल, जब भी आपको ऊपर जाता लाइन दिखाई दे, समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है वो। क्लियर है? चलिए, तो हम टाइप 1 इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, थीटा एक्यूट तो स्लोप पॉजिटिव। क्लियर? जहां जहां आपको कर्व वाले पार्ट में स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वहां वहां आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो आपको ने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला पॉइंट है, पहले वाला पॉइंट है, ये आपका बाद का पॉइंट है। तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपने एक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये आपका एक टेंजेंट हो गया, और आपका दूसरा टेंजेंट ये हो गया। जब आपने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से आपका एक एंगल बनता होगा θ1, और एक यहाँ से एंगल बनता होगा θ2। क्लियर है? यहाँ से एंगल बनता होगा θ1, वहां से एंगल बनता होगा θ2। तो क्या आपको दिख रहा है कि θ2 ग्रेटर है θ1 से।
तो मतलब थीटा क्या कर रहा है, इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, मतलब टेन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। अगर टेन थीटा इंक्रीज कर रहा होगा तो स्लोप भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर स्लोप भी इंक्रीजिंग होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट केस क्लियर है। सेकेंड में बात करते हैं। आपने एक पॉइंट ले लिया यूं, एक पॉइंट ले लिया यूं। क्या ये वाला पॉइंट आपका पहले है, क्या ये वाला पॉइंट बाद है? पहले से बात चलते हैं कि आपको दिख रहा है इंक्रीज करते हुए। चलिए, अगर आपको दिख गया इंक्रीज करते हुए तो कहानी वही है। क्या यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले, क्या यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले? क्या जैसे आपका टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, क्या आपको दो एंगल दिखा, क्या थीटा वन, क्या थीटा टू? क्या आपको दिख रहा है यहाँ से ये थीटा टू? क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको कि थीटा टू लेस देन थीटा वन? क्या थीटा डिक्रीज कर रहा है? तो क्या थीटा इज डिक्रीजिंग? क्लियर? थीटा डिक्रीजिंग। जब थीटा डिक्रीज कर रहा है तो क्या tan थीटा भी डिक्रीज कर रहा होगा? और जब tan थीटा डिक्रीज कर रहा होगा तो स्लोप भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्लियर है? स्लोप भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, स्लोप भी घट रहा होगा। अच्छा, इस वाले में आप कहीं दो पॉइंट ले लीजिए, यू और यू। क्या आपको दिख रहा होगा कि थीटा आपका सेम है? क्या थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट? तो क्या स्लोप भी कांस्टेंट होगा? ठीक है, क्लियर है? तो इन तीनों केस में स्लोप का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर? इन तीनों केस में स्लोप का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। इन तीनों केस में स्लोप का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है? ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की, थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर सकते हैं क्या, कहीं से सेलेक्ट। ओके, क्या इसको भी कहीं से अरेंज कर सकते हैं? ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब हम करते हैं किसकी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की। चलिए, अब जैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में, जब भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन के केस की बात करते हैं, स्लोप बढ़ता है, स्लोप इंक्रीजेज। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप इंक्रीज करता है, तो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। अगर स्लोप इंक्रीज करता है तो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा, ये पॉइंट आपको क्लियर है? इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करेगा। और अगर अगर स्लोप डिक्रीज करता है, अगर स्लोप डिक्रीजेज, अगर स्लोप डिक्रीजेज, अगर स्लोप घटता है, ठीक है, अगर स्लोप डिक्रीज करता है या घटता है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड भी घटेगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। क्या पहले वाले केस में इंक्रीजिंग था तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, सेकेंड वाले केस में डिक्रीजिंग था तो क्या मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया, और क्या थर्ड वाले केस में कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ पाए? क्या टाइप टू को मूव करें? ठीक है, हम लोग अब टाइप टू के ऊपर मूव करते हैं। चलिए, टाइप टू के ऊपर बात करते हैं। टाइप टू में हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन वाले केस में थीटा हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये तो आपको बहुत पहले से याद है। थीटा एक्यूट स्लोप पॉजिटिव, थीटा एक्यूट स्लोप पॉजिटिव, थीटा एक्यूट स्लोप नेगेटिव। यहाँ पर भी तीन केस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए पहले स्लोप देख लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन वाले। यू स्लोप, यू रहा स्लोप। ओके, एक स्लोप यू रहा, यू, और एक स्लोप ये है। क्लियर? कहानी वही है, दो पॉइंट एज्यूम करो, देखो पहले से बाद में। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, दो पॉइंट ले लिए, दो पॉइंट ले लिए, पहले और बाद, ये चला। क्लियर? अब इस वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर लो,
जैसे आप इस पॉइंट पर ड्रॉ करते हो टेंजेंट, और इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ करते हो टेंजेंट, तो आपको दिख रहा होगा यूं एक बनेगा एंगल, दैट इज थीटा 1, और एक आपका यूं बनेगा एंगल जो कि पॉजिटिव एक्सेस है, ये वाला बनेगा थीटा 2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आपको तो पहले से पता है स्लोप का नेचर नेगेटिव होगा, मतलब इस तीनों स्लोप का नेचर नेगेटिव होगा। चलो, अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो इस केस में स्लोप देखा जाए तो थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। देख के भी लग रहा होगा आपको, मतलब जो आपका थीटा 2 अगर ज्यादा है तो tan थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो थीटा इज इंक्रीजिंग। और अगर थीटा इंक्रीजिंग है तो tan थीटा इंक्रीज कर रहा होगा, और tan थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? सेकंड वाले में आते हैं, एक पॉइंट यूं ले लो, एक पॉइंट यूं ले लो। क्या आप पहले से बात की बात होती है? क्या आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट? क्या आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? क्या आप आपके पास एक एंगल दिख रहे होंगे? क्या ये वाला एंगल थीटा 1 क्या पहले, और क्या ये वाला एंगल थीटा 2 बाद में? क्या एंगल घटते दिख रहा है आपको? क्या थीटा 1 बड़ा है इस बार थीटा 2 से? क्लियर है? क्या एंगल घटते दिख रहा है आपको? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या थीटा 2 लेस देन थीटा 1? तो थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग। अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर tan थीटा डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? थर्ड में देखते हैं, ये रहा आपके पास, क्या लाइन है? लाइन है तो क्या थीटा कांस्टेंट होगा? तो स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो किसकी? डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में। क्या डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप और मैग्नीट्यूड दोनों उल्टा चलते हैं? देखें, स्लोप और मैग्नीट्यूड दोनों उल्टा चलते हैं। ध्यान रहेंगे, दोनों उल्टा चलते हैं। दोनों उल्टा चलते का मतलब क्या होता है कि अगर स्लोप बढ़ेगा, इफ स्लोप इंक्रीज करता है तो मैग्नीट्यूड घटेगा। मैग्नीट्यूड घटेगा, उल्टा चल रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटेगा। देखो, स्लोप बढ़ रहा है तो थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर दूसरी बात की जाए कि इफ स्लोप घट रहा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। क्लियर है? अगर स्लोप घट रहा है तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 में क्या है? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। टाइप 3 में हम लोग बात करते हैं कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की बात की जाए, तो ये रहा लाइन, ये रहा लाइन, ये रहा लाइन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। क्या ये लाइन हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। चलो, तो क्या देखा जाए इस केस में, तो आपको पता है कि ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वाले केस में थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। स्लोप कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि tan 0 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अच्छा, इस केस में 90 बनता है एंगल, तो क्या m = tan 90 डिग्री, और tan 90 का इन्फिनिटी होता है, तो स्लोप क्या आएगा आपका? इन्फिनिटी आएगा। स्लोप आपका क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? स्लोप आपका कैसा आएगा? इन्फिनिटी आएगा। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर है। क्लियर है? कि आई होप कि ये पॉइंट आपको क्या है? क्लियर है? चले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पूरा होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कमेंट ऑन द स्लोप एंड इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम A to B एंड B to C। ठीक है, चलिए, ये और आपको कुछ इस तरीके से कर्व दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि ए, ये रहा बी, A to B और B to C।
तो आपको दिख रहा होगा एक जगह इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहले तो बात चलो, और एक जगह डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ए टू बी इंक्रीज है, बी टू से डिक्रीजिंग है। आपको यहाँ पे कमेंट करना है क्या क्या, स्लोप और मैग्नीट्यूड। चलो, तो अब जहां बात करते हो वहां कोई अब 2 पॉइंट एज्यूम कर लो ना। 2 पॉइंट एज्यूम करके क्या कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये और ये रहा ये, जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या आपको एंगल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये रहा एंगल थीटा 1, क्या ये रहा थीटा 2। तो क्या आप देखें, क्या ये आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है। क्या इंक्रीजिंग फंक्शन में थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा, और अगर थीटा डिक्रीज करेगा स्लोप डिक्रीज करेगा, तो क्या मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अगर आप इधर वाले बात करते हैं, कोई आप 2 पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट 2 कोई ले लीजिए। यहाँ पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कर लेते हैं, अगर यहाँ पर भी आप कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये और ये आपको दिख रहा होगा, ये थीटा 1, ये थीटा 2। तो क्या आपको दिख रहा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप निगेटिव होता है, और क्या डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा चलता है। अगर थीटा घटेगा तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर स्लोप बढ़ता है तो क्या मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, बढ़ेगी। थीटा घटेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो थीटा घटेगा तो स्लोप भी घटेगा, रिवर्स चलता है ना, उल्टा। थीटा घटता है तो स्लोप भी घटता है, और स्लोप घटता है तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है। क्लियर है। थीटा घटता है, स्लोप घटता है, स्लोप घटता है तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है। आई होप के पॉइंट क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू।